वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कास्ट एंड क्लास इनइक्वालिटीज इन इंडिया। आज हम देखने वाले हैं कि इंडिया के सिनारियो में हम किस तरीके से कास्ट और क्लास इनइक्वालिटीज देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हम आज के क्लास में बेसिकली कौन सी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। पहले हम कास्ट एंड क्लास इनइक्वालिटीज को समझने से पहले हमें जानना होगा कि कास्ट और क्लास में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के क्या क्या अलग फीचर्स है और इन दोनों को हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर देखेंगे नेचर ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज इन इंडिया, नेचर ऑफ क्लास इनइक्वालिटीज इन इंडिया और आखिर में देखेंगे इंटर रिलेशन ऑफ कास्ट एंड क्लास हायरार्कीज। तो आज के क्लास में बेसिकली हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कास्ट एंड क्लास इनइक्वालिटीज को समझने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं जो आपको मदद करेगा चीज़ें ढूंढने में। तो चलिए आज का ये क्लास हम शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि कास्ट और क्लास में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम क्लास और कास्ट दोनों को तो समझते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जब हम कास्ट की बात करते हैं, कास्ट में हम क्या क्या देखते हैं। कास्ट में हम बेसिकली ये हिंदू एक कास्ट सिस्टम है जहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 कास्ट देखते हैं और आखिर में एक अनटचेबल कास्ट है जो हमारे कास्ट सिस्टम से बाहर है। और जब हम क्लास की बात करते हैं, क्लास में हम बेसिकली अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास देखते हैं। अब जब कास्ट की बात करते हैं, यहाँ पर जो मेंबरशिप है यानी कि कौन कौन से कास्ट से बिलोंग करेगा वो हेरिडिटरी है, यानी कि उसको जन्म से ही ये मिलता है, ये इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। इसको आप कितना भी कोशिश कर लो, आप कास्ट से बाहर नहीं निकल सकते हो। लेकिन जब हम क्लास की बात करते हैं, यहाँ पर हम एजुकेशन, वेल्थ, अचीवमेंट ये सारे चीज़ों के द्वारा क्लास को अचीव कर सकते हैं। अगर कोई भी एकदम गरीब बच्चा है लेकिन वो अपने पढ़ाई से, मेरिट से बहुत आगे गया है, आईएएस ऑफिसर बना है, तब आप लोग देखोगे उसका जो क्लास है उसका क्लास भी चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्लास में हम देखते हैं सोशल मोबिलिटी का चांस है, यानी कि जो जिस क्लास में है वो अपना क्लास चेंज कर सकता है, वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। लेकिन कास्ट में ऐसा नहीं है, यहाँ पर सोशल मोबिलिटी का कोई स्कोप नहीं है। यहाँ पर जो जन्म से जो भी कास्ट से बिलोंग करता है उसी कास्ट में उसको रहना पड़ेगा। यहाँ पर जब कास्ट की बात करते हैं, यहाँ पर नॉर्मली लोग अपने कास्ट को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे देखते ही रहते हैं। लेकिन जब हम क्लास की बात करते हैं तो यहाँ पर लोगों का स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, इसके बारे में लोग अवेयर हो रहते हैं। यानी कि वो कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं उनके दिमाग में रहता है, वो कॉन्शियसली ये चीज़ को फील कर सकते हैं। हम कास्ट सिस्टम में अलग अलग तरीके का कस्टम्स, फोकवेज, रिचुअल्स ये सारी चीज़ें देखते हैं। कास्ट सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इनके मेंबर के बीच में कुछ रिचुअल्स रहते हैं। लेकिन जब हम सोशल क्लास की बात करते हैं, यहाँ पर इस तरीके का कोई रिचुअल्स नहीं है। कास्ट में हम इंटर कास्ट मैरिजेस देख सकते हैं सॉरी, हम कास्ट में इंटर कास्ट मैरिजेस नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर लोग एक दूसरे के कास्ट से शादी नहीं करवाते हैं, ये नॉर्मल केस में है। लेकिन जब क्लास की बात करते हैं, क्लास में यहाँ पर इंटर क्लास मैरिजेस पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हो, इसके बीच में शादी हो सकती है। ये यहाँ पर नॉर्मली परमिसिबल है। अब देखते हैं नेचर ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज इन इंडिया, यानी कि इंडिया में हम किस तरीके का कास्ट इनइक्वालिटी देखते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें हम स्टडी करने वाले हैं, यहाँ पर अलग अलग स्कॉलर्स ने किस तरीके से चीज़ों को बताया है, बुक्स में किस तरीके से बताया गया है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हम थोड़ा अब एडवांस लेवल पे चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा डीपली जाकर इन चीज़ों को समझना होगा। हम जब कास्ट इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं
तो इंडिया में कास्ट इनइक्वलिटीज़ को अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश की है। हर किसी का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वजह से कास्ट को समझने में इंडिया में हर स्कॉलर अपने हिसाब से कुछ चीज़ें बनाता है या फिर अपने हिसाब से चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। ये कास्ट सिस्टम बेसिकली एक सोशल हायरार्किकल सिस्टम है, जहाँ पर ये एक क्लोज सिस्टम है, इस वजह से सोशल मोबिलिटी का चांसेस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जब भी हम इंडिया का कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, इंडिया का कास्ट सिस्टम इंडियन सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। यानी कि किस तरीके से इंडियन सोसाइटी बदल रहा है, खासकर हिंदू सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो रही है, इसके साथ कास्ट का बहुत ज़्यादा इंटर रिलेशन है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको कास्ट का जो भी हमारा चेंजेस है इसके बारे में बताते हुए कहा है कि ये बेसिकली एक प्री कॉलोनियल सोशल स्ट्रक्चर है, जिसके वजह से हमारा कास्ट आज भी कंटिन्यू हो रहा है। यानी कि कॉलोनियल रूल से पहले हमारा कास्ट था, उस टाइम पीरियड से ही एक सिस्टम के द्वारा ये कंटिन्यू हो रहा है और इसके स्ट्रक्चर्स बदल रहे हैं। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये हमारा जो कास्ट सिस्टम है ये कॉलोनियल रूल से बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलोनाइजर्स थे वो लोग कुछ क्वालिटेटिव चेंजेस लाए थे हमारे इस कास्ट सिस्टम में। यहाँ पर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लाए गए थे कास्ट के एगेंस्ट। इन सारे जगहों से हमारा जो कास्ट सिस्टम है ये बदलता है, ये कास्ट इनइक्वलिटीज़ का जो सिस्टम है ये बदलता है। इस वजह से हम देखते हैं कि अलग अलग स्कॉलर्स का मतभेद अलग अलग तरीके से है इंडियन कास्ट इनइक्वलिटी को लेकर। अब यहाँ पर जब हम इंडिया की कास्ट इनइक्वलिटी की बात करते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा नाम आता है लुई दोमो का। इनका जो नाम है ओरिजिनली है लुईस डोमोंट, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस करते हैं लुई दोमो की तरह। यहाँ पर लुई दोमो जो है ये एक बेसिकली फ्रेंच स्कॉलर है जो हमारे कास्ट सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश किए थे। उन्होंने टेक्सचुअली किस तरीके से हमारा कास्ट को डिफाइन किया गया है इसको उन्होंने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की थी और स्टडी की थी। उन्होंने बताया था कि हमारा जो इंडिया का कास्ट स्ट्रक्चर है दो मेन एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एक है प्यूरिटी और दूसरा है पोल्यूशन। ये दो कॉन्सेप्चुअल ओपोजिंग कैटेगरीज के द्वारा ही हमारा ये कास्ट स्ट्रक्चर चलता है। प्योरिटी यानी कि हमारा सोसाइटी में कौन सा चीज़ प्योर है, हम कौन सा चीज़ को प्योर मानेंगे, ये इसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। और पोल्यूशन यानी कि कौन सा चीज़ बुरी है, कौन सा चीज़ खराब है, कौन सा कास्ट के साथ हम मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारा कास्ट स्ट्रक्चर डिपेंडेंट है। ये लुई दोमो का मानना है। उन्होंने कहा है कि ये जो प्यूरिटी एंड पोल्यूशन की बातें हैं ये सिर्फ बुक में स्क्रिप्चर्स में लिखी नहीं गई है, ये हम एवरीडे लाइफ में, हिंदूज के एवरीडे लाइफ में हम इसको प्रैक्टिस भी करते हैं। यहाँ पर उनको देखा जाता है, उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया है कि हिंदूज अपने डे टू डे लाइफ में इस प्यूरिटी और पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, ये प्यूरिटी और पोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है यही इंडियन कल्चर को अलग बनाती है वेस्टर्न सिविलाइजेशन में। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इंडिया में ये सारी चीज़ें होने के हिसाब से इंडिया का जो कल्चर है ये यूनिक है। लुई दोमो ने कहा है कि यही चीज़ इंडिया का जो सिस्टम है इसको एक स्टेटिक, अनचेंजेबल और ब्राह्मणिक वैल्यूज के द्वारा डायरेक्टेड एक स्ट्रक्चर बनाती है। यानी कि इंडिया का जो सिनारियो है, इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है ये स्टेटिक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं और ये ब्राह्मणिकल वैल्यूज के द्वारा बहुत ज़्यादा गाइडेड है। लेकिन ये जो लुई दोमो का जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत सारे लोगों ने नकारा है। उन्होंने कहा, इसको चैलेंज किया है, खासकर निकोलस डार्क्स ने इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है और इसको चैलेंज किया है कि ये लोग कहते हैं कि जो भी दोमो ने कहा है वो सारी चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि दोमो का जो कॉन्सेप्ट है
उन्होंने जिस तरीके से कास्ट सिस्टम को देखा है, ये इंडियन सोसाइटी में किस तरीके का बदलाव ला रहे हैं, सोशल चेंज किस तरीके से हो रही है, इंडियन सोसाइटी में जो ये डायनामिक एस्पेक्ट्स चल रहा है, ये सारे चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पाती है। इस वजह से दोनों का जो प्रिंसिपल थ्योरी है कास्ट को लेकर, ये थोड़ा गलत है। ये स्कॉलर्स जो भी लोगों ने लुई दोमो को क्रिटिसाइज किया है या फिर चैलेंज किया है, ये लोग कहते हैं कि हमारा जो इंडिया का कास्ट हायरार्की है, ये कास्ट हायरार्की फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि ये हम देखते हैं ये बहुत ज़्यादा आजकल चेंज हो रही है। इस वजह से ये कास्ट सिस्टम एक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक और फ्लूइड सिस्टम है, जहाँ पर कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, कौन सी कॉन्टेक्स्ट में आप कास्ट को देख रहे हो, इस हिसाब से बदलती है। ये एक फ्लूइड है, यानी कि ये बहुत ही चेंजेबल है। यहाँ पर निकोलस डार्क ने इस चीज़ को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हुए कहा था कि हमारा जो कास्ट सिस्टम है, ये बेसिकली पावर रिलेशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर कौन सा इंसान के पास कितना पावर होगा, कौन सा इंसान के पास रिसोर्सेस होंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया में। इंडिया में सिर्फ ऐसा नहीं है कि कास्ट के हिसाब से जो ऊपर है, जैसे ब्राह्मण्स ऊपर है, उनके पास ही सारे पावर रहेंगे, वो ही बाकी लोगों को गाइड करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन निकोलस डार्क ने कहा है कि जो ब्राह्मण्स है वो लोग तो कास्ट हायरार्की में सबसे ऊपर है, लेकिन फिर भी उनके पास इतना ज़्यादा पावर नहीं है। वो लोग सिर्फ रिचुअल स्पेशलिस्ट है। जो पावरफुल जो फैमिलीज है, उनको उनके नीचे काम करती है, उनको रिप्रेजेंट करती है, उनका जो रिचुअल्स है उसको पालन करने में सिर्फ हेल्प करती है। इस वजह से निकोलस डार्क ने कहा है कि हमारे इंडिया में ये कास्ट सिस्टम बेसिकली पावर रिलेशंस के द्वारा चलती है। यहाँ पर लोग कौन किसको रूल करेगा, कौन किसको कमांड देगा, किसके पास रिसोर्सेस होगी, ये अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। अब देखते हैं नेचर ऑफ क्लास इनइक्वलिटी इन इंडिया। इंडिया में क्लास इनइक्वलिटी किस तरीके से है। क्लास इनइक्वलिटी जो है, ये एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सोसाइटी है, जहाँ पर बहुत सारे हायरार्कीज, अलग अलग हायरार्कीज हम देखते हैं, खासकर अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अब इंडिया में जब भी हम क्लास इनइक्वलिटीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्लास थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन हम इसको कर सकते हैं। अब जब भी कार्ल मार्क्स ने हमारे क्लास को डिफाइन करते हुए कहा था कि यहाँ पर जिसके पास जितना डिफरेंशियल एक्सेस होगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उसी तरीके से हम क्लासेस को डिवाइड कर सकते हैं। मार्क्स ने दो तरीके से डिवाइड किया था क्लास को, एक है बोर्जुआ यानी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, और दूसरा है प्रोलेटेरिएट यानी कि जो वर्किंग क्लास है। इसके बीच में भी उन्होंने एक क्लास की बात की थी जो है पेटी बोर्जुआ, जिसको हम ट्रांजिशनल क्लास कहते हैं। अब कार्ल मार्क्स ने डिफरेंशियल एक्सेस ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में लोगों के पास किस तरीके का चीज़ों का एक्सेस होगा, इसके हिसाब से उन्होंने क्लास को डिफाइन किया है। जहाँ पर अपर क्लास यानी कि जो बोर्जुआ है उसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि फैक्ट्री के ओनर्स जो है उनको कहा जाता है बोर्जुआ। यहाँ पर उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इस वजह से वो लोग सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वो लोग डोमिनेंट क्लास है। जहाँ पर लेबरर्स जो उनके अंडर में काम करते हैं उनको वो लोग एक्सप्लॉयट करते हैं, और जो भी सरप्लस प्रोड्यूस चीज़ें हैं यानी कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें तैयार होती है वो सारे चीज़ें वो लोग अपने प्रॉफिट कमाने के लिए रख लेते हैं। इसी तरीके से हमारा क्लास सिस्टम है जो है वो चलता रहता है। अब इंडिया के केस में जब हम क्लास इनइक्वलिटीज़ की बात करते हैं, ये क्लास पहले कॉन्सेप्ट, ये क्लास का कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारा इंडिया में डेवलप हुआ था कॉलोनियल रूल्स से, यानी कि ब्रिटिशर्स जब आए इंडिया में तब हमारा क्लास का जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे डेवलप होते गया। इनिशियली जो इंडियन बिजनेसमैन है वो लोग ब्रिटिश के एजेंट के हिसाब से काम करते हैं, एजेंट की तरह काम करते थे। यहाँ पर वो लोग स्मॉल प्राइवेट ट्रेड करते थे, मनी लेंडिंग करते थे और ब्रिटिशर्स को मदद करते थे। लेकिन टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें चेंज होती गई। धीरे धीरे ये जो इंडिया का क्लास है ये स्लोली और ग्रेजुअली ये चेंज होता गया, और धीरे धीरे एक
कैपिटलिस्ट क्लास में बदलने लगा इंडिया का ये क्लास। इसके अलावा भी इंडिया में जो मिडिल क्लास है उसका भी हम ओरिजिन देखते हैं। ब्रिटिशर्स को बहुत सारे लोग चाहिए थे अपने काम करवाने के लिए, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में। तब उन्होंने कुछ लोगों को एजुकेशन दी और इनको नौकरी पे रखा। यही जो लोग हैं नौकरी कर रहे थे उस टाइम पीरियड पे ब्रिटिशर्स के पास, वो लोग ही धीरे धीरे एक मिडिल क्लास की तरह उभरे थे इंडिया में। अब इंडिया का जो क्लास कॉम्पोजिशन है हम शहर में एक तरीके से देखते हैं और गांव में भी दूसरे तरीके से देख सकते हैं। रूरल एरियाज में भी हम कॉलोनियल इम्पैक्ट देख सकते हैं, क्योंकि कॉलोनाइजर्स इंडिया के हर हिस्से में अपना प्रभाव विस्तार कर रहे थे। इस वजह से गांव को भी वो लोग कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब ब्रिटिश कॉलोनियल जितना आगे बढ़ा, जब खत्म हुआ, तब तक हम देखते हैं कि इंडिया में एक लैंड लॉर्ड्स का जो क्लास है वो धीरे धीरे उभर कर आया, जिसके पास लैंड प्रॉपर्टी राइट्स है। अब देखते हैं इंटर रिलेशन ऑफ कास्ट एंड क्लास हायरकीज। कास्ट और क्लास हायरकी में क्या रिलेशन है? यहाँ पर हम बहुत बार कास्ट और क्लास में कुछ चीज़ें कॉमन है और कुछ चीज़ें डिफरेंट है। अब हम बेसिकली कास्ट कौन सी चीज़ को कहते हैं? कास्ट बेसिकली एक ऐसा स्टेटस ग्रुप है, एक ऐसा कम्युनिटी है जहाँ पर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी की बात की जाती है, ऑक्यूपेशन की बात की जाती है, स्टाइल ऑफ लाइफ की बात की जाती है। यानी कि कास्ट ही आपको डिसाइड करके देगा कि किसके पास कितना प्रॉपर्टी होगा, कौन कौन सा ऑक्यूपेशन करेगा, काम करेगा। जैसे ब्राह्मण्स काम करेंगे, वो लोग रिचुअल्स करेंगे, वो लोग पूजा पाठ करेंगे। इसी तरीके से क्षत्रियस जो है वो लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, जो वैश्यस है वो बिजनेस करेंगे। इस तरीके से कास्ट में डिफरेंट पहले से ही कर दिया गया है। इसी तरीके से उनका स्टाइल ऑफ लाइफ भी रहता है। ये कास्ट सिस्टम ही एक सोशल ऑनर देता है। यहाँ पर रिचुअल वैल्यूज के द्वारा लोगों को ऑनर किया जाता है और ये बेसिकली एक क्लोज सिस्टम है जहाँ पर हम कोई भी चीज़ को बदल नहीं सकते हैं और लोग जन्म से जिस कास्ट में है उसी कास्ट से में रहना पड़ता है। यहाँ पर चेंजिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, सोशल मोबिलिटी की कोई बात नहीं की जाती है। अब दूसरी तरफ अगर हम क्लास की बात करें, क्लास में भी सोशल ऑनर की बात की जाती है। यहाँ पर किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना एजुकेशन है, ये सारे चीज़ों के हिसाब से लोगों का क्लास डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है, इसके हिसाब से क्लास को डिफाइन किया जाता है और ये एक चेंजेबल सिस्टम है, ये एक ओपन सिस्टम है जहाँ पर अपवर्ड सोशल मोबिलिटी की बात की जाती है। यानी कि कोई भी इंसान अपने क्लास को चेंज करके अपर क्लास में अपने काम के द्वारा जा सकता है या फिर वो नीचे भी आ सकता है। अब ये जो कास्ट एंड क्लास है इसमें हमें बहुत सारे अंतर देखने मिलते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज भी है। इसमें से हम देखते हैं ये दोनों ही कास्ट एंड क्लास दोनों ही इनइक्वालिटी और हायरार्की की बात करते हैं। कास्ट में भी हम इनइक्वालिटी देखते हैं अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, क्लास में भी हम इनइक्वालिटी देखते हैं और साथ साथ इन दोनों में ही हम हायरार्की भी देखते हैं। यानी कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कुछ डिवीजन किया गया है। जब हम कास्ट की बात करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनटचेबल या फिर दलित, और क्लास हायरार्की में हम देखते हैं अपर, मिडिल और लोअर क्लास। लेकिन इन दोनों में अंतर होते हुए भी इनका जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो सिस्टम है, ये डिफरेंट है। अब ये जो कास्ट है इसका कोर फीचर्स क्या क्या है? कास्ट के कोर फीचर्स है, कास्ट में हम एंडोगेमी और मैरिज विद इन कास्ट देखते हैं। यानी कि कास्ट में ही लोगों को शादी करना पड़ता है। यहाँ पर हम ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन देखते हैं, हमें पहले से ही तय करके दिया जाता है कि हम कौन सा ऑक्यूपेशन लेंगे, यानी कि कौन सा काम हम करेंगे, ये हमें पहले से ही बता दिया जाता है। हमारा पूर्वज किस तरीके से काम किए हैं, उनका स्पेशलाइजेशन कौन से काम के ऊपर था, उसी हिसाब से हमारा ऑक्यूपेशन डिसाइड होता है। यहाँ पर कास्ट सिस्टम में प्यूरिटी और पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर रिचुअल हायरार्की की भी बात की जाती है, जहाँ पर ब्राह्मण्स जो है वो टॉप पे रहते हैं। यहाँ पर अगर हम क्लासेस की बात करें तो यहाँ पर
क्लास बेसिकली इकोनॉमिक बेसिस ऑफ ओनरशिप के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि किसके पास कितना पैसा है ये बेसिकली डिसाइड करता है एक क्लास क्या होगा, कौन कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं। और क्लासेस में बेसिकली क्लास कॉन्शियसनेस होता है, यानी कि लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम कौन से क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।